बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल में खुशामदीद। मेरा नाम दानिया है। मुझे अगवा कर लिया गया। उन्होंने मुझे जिस कोठे वाली मालकिन के हाथ बेचा था, मालकिन मुझसे गलत काम करवाने को मुझे एक शख्स के साथ कमरे में भेज देती, लेकिन वो शख्स जब मेरे करीब होता तो मुझे बिना हाथ लगाए ही बेहोश हो जाता। मेरा नाम दानिया है। मैं अपने वालिदैन की एक ही बेटी हूँ, लेकिन भाई 3 हैं। मैंने मैट्रिक किया था और कॉलेज की तैयारियों में मसरूफ थी कि मुझे अगवा कर लिया गया और फिर अगवाकारों ने मुझे हीरा मंडी में महंगे दामों बेच डाला। चूंकि मैं उस वक्त 17-18 साल की थी तो देखने में भी काफी खूबसूरत थी। वो मुझ पर कई माह से नजर रखे हुए थे और मौका मिलते ही मुझे अगवा कर लिया। उन्होंने मुझे जिस कोठे वाली मालकिन के हाथ बेचा था वो बहुत झगड़ालू और सख्त तबीयत की मालिक थी। मुझे बेचने के दूसरे दिन ही उसने मुझे लोगों को दिखाना शुरू कर दिया था। मैंने बहुत एहतिजाज किया, वहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी मैं भाग नहीं पाई। जब भी कोशिश करती तो पकड़ी जाती और फिर मालकिन मुझ पर तशद्दुद करती, मुझे जला देती थी। मैं तो अपने घर वालों की लाडली बेटी थी। न जाने वो मुझे तलाश कर करके थक चुके होंगे। माँ भी पता नहीं कैसी होंगी। उन्होंने तो तसव्वुर तक न किया होगा कि मैं इस हाल में भी हो सकती हूँ। मैं जब घर से भागकर जाने लगी थी तो मालकिन ने मुझे हंसकर तंजिया अंदाज में कहा था कि मुझे तो घर वाले अब कबूल ही नहीं करेंगे। इतने माह घर से बाहर रहने वाली लड़की को मुआशरा कबूल ही नहीं करता और ना ही वो उसे दोबारा पहले जैसा मुकाम दे सकता है। उसके अलावा ये भी कहा कि मेरे वालिदैन तक मुझे कबूल नहीं करेंगे। वो समझेंगे कि मेरा किसी से चक्कर था और उसने मुझे इस्तेमाल करके छोड़ दिया होगा और मैं धोखा खाकर घर वापस लौट आई हूँ, जबकि भाइयों ने तो मुझे देखकर ही गला दबा देना है। इतना संगीन रद्द अमल सुनकर ही मेरी हिम्मत खत्म हो जाती थी और दिल भी टूट जाता था। भला जिन वालिदैन ने मुझे बचपन से बहुत नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था, मेरी हर ख्वाहिश हर खुशी को भरपूर तरीके से मनाया था, मुझे सर्द और गर्म मौसम से बचाया था, मेरा ख्याल रखा था, आज वो मुझे यूं बेबस बेयार और मददगार कैसे छोड़ सकते थे। जब मैं असलियत बताऊंगी तो वो मुझे तन्हा कैसे छोड़ देंगे। और वो भाई जिन्होंने बचपन से प्यार और नखरे उठाए थे, आज मेरे किरदार पर उंगलियां उठाएंगे और मुझे जान से मार देने की कोशिश करेंगे। मुझे यकीन न आता था। जैसी मेरी उम्र थी, मालकिन ने मुझे चारों जानिब से घेर लिया था। न मैं आगे जा सकती थी और ना ही पीछे। मालकिन अपने पैसों को डबल करना चाहती थी और मैं अपनी इज्जत बचाने की खातिर हर किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त कर रही थी। उस सब में 1 साल तक उसने मुझे सिर्फ घर के काम और नाच गाने पर ही लगाए रखा था। मुझे फहाश कोई पर मजबूर नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे लोग मुझे देखकर मेरा सौदा करने के चक्कर में रकम बढ़ाने लगे, मालकिन की नीयत खराब होने लगी थी और वो मेरा ध्यान इस तरफ लाने की कोशिश करती। मैं तो रब का शुक्र अदा कर रही थी कि मैं गलत काम से बची हुई हूँ और आइंदा भी बची ही रहूंगी, लेकिन मालकिन के कोई नेक इरादे न थे कि वो मुझे अब बख्श पाती। मैंने गाहकों के पैर पकड़कर उन्हें उनके औलादों के वास्ते दिए कि वो मुझे छोड़ दे, लेकिन उन्होंने भी मुझ पर रहम न खाया, बल्कि मालकिन ने मुझे इस हरकत पर कमरे में बंद करके गर्म चिमटे से मेरा जिस्म दागदार कर दिया। लेकिन मालकिन और गाहकों दोनों को ही मुझ पर रहम न आया। इन सब से मेरी जान अब खतरे में आ गई और मुझे लगा कि मैं अब नहीं बच सकती। तो अपनी इज्जत बचाने की खातिर मैं 2 दिन कमरे में बंद हो गई, दरवाजा भी बंद कर डाला और भूखी प्यासी 3 दिन तक मैं वहीं बंद रही। मालकिन का गम और गुस्से से बुरा हाल था। गाहक तो दरवाजा ही तोड़ना चाहते थे, लेकिन मालकिन मुतमईन बैठ गई। उन्होंने कहा कि मैं खुद भूख प्यास से निढाल होते ही दरवाजा खोल दूंगी, और फिर यही हुआ। 3 दिन भूखे रहने की वजह से मेरा गला और पेट अंदर को जा लगा था, जबकि पानी कमरे में मौजूद जग में पड़ा था और सर्दियों के बाइस पानी इतना पिया भी नहीं जाता, इसलिए मैं पानी पीने पर ही गुजारा करती रही। लेकिन जल्द ही मेरी हिम्मत जवाब दे गई। एक जानिब भूख से निढाल थी और दूसरी जानिब इज्जत और आबरू को बचाने का मोरका सर करना था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे खुद को इस चुंगल से आजाद करूं। घर से भागकर भी देख चुकी थी। बाहर खड़े चौकीदार हमेशा पकड़ लेते थे और उसके बाद तशद्दुद अलग बर्दाश्त करना पड़ता था। मैंने भूख को पसे पश्त पर डालकर कमरे में तलाशी लेकर नस काट ली, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और हल ही नहीं था। लेकिन फिर भी किस्मत की देवी मुझसे सख्त नाराज रही और मैं बच गई।
दरवाजे से खून निकलते देखकर मालकिन ने दरवाजा तोड़ दिया और मुझे बर वक्त अस्पताल ले जाया गया और चंद ही दिनों में सेहतयाब होकर मैं दोबारा घर वापस आ गई। जबकि इस हरकत की वजह से मालकिन ने मुझे कुछ न कहा। काफी दिन तक खामोश रही और मेरी मुकम्मल देखभाल की गई। मुझे हैरत भी हुई कि आखिर मालकिन के दिमाग में क्या चल रहा था, वरना तो वो इस हरकत पर मजीद मार देती। लेकिन वो चुप थी और मैं इस बात पर हैरान सोचों में गुम रहने लगी थी। तुम्हें काम करना पड़ेगा, वरना हमारा ये कोठा कैसे चलेगा। एक दिन मैं दवाई लेकर सोने लगी थी कि मालकिन कमरे में चली आई। साथ ही 2 लड़कियां भी थीं जो खास खिदमत के लिए होती थीं। कमरे में दाखिल होते ही मैं समझ गई कि जरूर वो कुछ कहने ही आई है और जल्द ही उन्होंने अपना मुद्दा मुझे बयान कर दिया, जिसे सुनकर मैं दिल ही दिल में कांप सी गई। आप घर का हर काम करा लें, लेकिन ये मत कराएं। मैं रोना चाहती थी लेकिन रो नहीं पाई। मैं उठकर उनके पैरों में जा गिरी और मिन्नत भरे लहजे में हाथ जोड़ते हुए फरियाद की, लेकिन वो हंसने लग गईं। ये भी करना पड़ेगा, मुफ्त में रोटियां नहीं तोड़ी जाती, उन्होंने संग दिली से कहा और मैं जमीन में दफन होने की दुआएं करने लगी कि काश जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, वगरना ये दुनिया तो रहम करम करने से दूर ही थी। मुझ पर रहम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, और वो भी कोठे वाली औरत पर जिस पर दुनिया की नजर में इज्जत के लुट जाने का दाग लगा हुआ था और हकीकत में वो बेदाग थी। दूसरे दिन ही मुझे दोबारा रक्स पर लगा दिया गया, जबकि असल बहाना लोगों को दिखाना था। कई लोगों ने मुझे हवसज़दा नजरों से देखा, मेरा सरता पैर तक मुआयना किया और फिर कई ने बोली भी लगाई। मालकिन ने मेरे दाम बढ़ा दिए और ग्राहकों ने बोली में मजीद बढ़ाने की कोशिश की। हत्ता कि ज्यादा बढ़ जाने पर मालकिन ने मेरा सौदा कर दिया। मैं बेहिस और साकत नजरों से अपने आप को भरी महफिल में रुस्वा होते हुए देखती रही, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। मैंने एहतजाज किया, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी पर मेरा असर न हुआ और इस मर्तबा मुझ पर सख्त निगरानी की गई। घर में खुदकुशी के सारे आलात गायब कर दिए गए और हर कमरे में 1-2 लड़कियां पहले से मौजूद रहीं, ताकि मैं अगर खुद को बंद कर भी लूं तो वो दरवाजा खोलकर मुझे बाहर निकाल लेंगी, जो यकीनन मालकिन के तेज दिमाग की कारस्तानी थी। एक उधेड़ उम्र के मर्द को मेरे कमरे में भेज दिया गया और मैं चीखने चिल्लाने लगी कि अब मैं बच भी नहीं पाऊंगी, जबकि दिल ही दिल में वर्ड जारी था कि शायद कोई मोजज़ा हो जाए और मैं बच जाऊं, या फिर लोग मुझे बचाकर यहाँ से निकाल लें। लेकिन मेरी उम्मीदी झूठी और शराब के मानिंद ही थी। भला तवाइफ की लड़की को कौन बचाता और बचाकर क्या करता? बेहिस दुनिया के बेहिस लोग ही थे, जिन्हें आखिरत का डर भी न था। वो शख्स जब मेरे करीब हुआ तो मैंने आंखें बंद कर लीं। काफी देर तक मैंने आंखें बंद ही रखी और मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि उस शख्स ने मुझे हाथ तक न लगाया था। मैंने बेयकीनी से आंखें खोलकर देखा तो वो शख्स मसेरी पर आंखें बंद नींद में गुम था। मैं बहुत हैरान सी वहां से यकलख्त उठ गई और कमरे में टहलने लगी कि ऐसा क्या हुआ था कि वो बंद आंखें लिए पड़ा था। दिल में डर सा लगा कि कहीं वो मर न गया हो। करीब जाकर देखा तो सांसें चल रही थी। मैं सोच में पड़ गई, ना उसने कोई नशा किया था और ना ही कुछ और ऐसी चीज खाई थी जिसका रद्द अमल ये हो सकता था। फिर वो क्यों यूं बेसुध पड़ा हुआ है? काफी देर सोचने के बाद मैं दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगी कि चलो किसी न किसी बहाने ही सही, लेकिन इज्जत तो महफूज थी, जबकि सुबह का रद्द अमल अभी बाकी था। न जाने ये शख्स मालकिन को क्या कहने वाला था। हालांकि मेरी कोई गलती भी न थी, फिर भी मुझे बेहद डर लग रहा था। ये लड़की ही पसंद है और कोई नहीं। दूसरे दिन सुबह होते ही वो शख्स मालकिन के पास चला गया और यही बोला, चले जब दिल चाहे आपका आ जाया करे। मालकिन ने खुशदिली से उसे ऑफर की। मैं दिल ही दिल में उन्हें सलावातें सुनाने लगी। जी चाहा कि वहां से कहीं दूर भाग जाऊं, जहां उस माहौल का साया तक ना हो। जी जरूर, वो शख्स कहकर उधर से चला गया, जबकि मैं सोचों में गुम खड़ी थी और जाते हुए वो मुझे बड़ी खलीस नजरों से देख कर गया। मुझे इस बात की जरा समझ न आई, जबकि मालकिन और बाकी लड़कियां मुझे गहरी नजरों से देखती रहीं। मैं समझ गई उनके जहनों में क्या चल रहा था, लेकिन इससे ज्यादा सोच इस बात पर टिक जाती थी कि वो शख्स बिना हाथ लगाए हवस परस्त होते हुए भी कैसे दूर हुआ, और अब डिमांड भी मेरी ही थी। क्या मुझे ये हकीकत सबको बता देनी चाहिए? मैंने दिल ही दिल में खुद से कहा। मुझे समझ नहीं आ रही थी, असलियत बता देना बेहतर है या फिर ना बताना। एक तो सबकी नजरें, ऊपर से मेरी उलझन की गुत्थी मुझे तंग किए हुई थी। नहीं,
मैं कैसे बता सकती हूँ? अगर किसी को बता दूंगी तो सब मुझे कुछ गलत समझ लेंगे। मैंने दिल ही दिल में खुद से कहा, लेकिन आखिर कब तक चुप रहती? सबको ही मुझ पर शक व शुबहात थे। मैंने बिला आखिर तंग आकर सच्चाई बता दी। सब लड़कियां और मालकिन हंसने लगी। हमें बेवकूफ बना रही हो? मालकिन ने कहकहा लगाते हुए कहा। मैं जान गई जिस माहौल में वो रहती थी उनका यकीन न करना बनता था, और यही समझ रही थी कि मैं खुद को बचाने की खातिर ये सब कह रही हूँ ताकि लड़कियां मुझसे सवाल और जवाब ना करें। चारों न जाए मैं वहां से पैर पटक कर दूसरे कमरे में आ गई। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई। वो शख्स फिर से आ गया और मेरी हैरत और सदमे की इंतहा हद को ही छू गई कि वो शख्स फिर से मेरे करीब आते ही बेहोश हो गया। उसके बाद यक्के दीगरे बाद जब जब वो आता और मेरे करीब आता और बेहोश हो जाता, और इस बात का उसे इल्म तक न होता कि वो रात बेहोशी में था। उसकी जेब से पैसे भी निकल रहे थे। मैं उसकी वजह से अपनी इज्जत की दागदार होने से भी महफूज थी, और वो भी उस सच्चाई से लाइल्म था। मैं खुदा का इस नेमत पर शुक्र अदा करने लगी और मुतमईन हो गई कि ये उसी का मोजज़ा था जिसने मुझे बचाए हुए था। लेकिन मेरी खुशी कम मुद्दत ही की थी। वो शख्स मुझसे बेजार हो गया और दोबारा वहां न आया। मेरी मालकिन मेरे लिए नया गाहक तलाश करने लगी। कई लोग भी आए, मुझे उनके सामने पेश किया गया तो मैं उस मर्तबा डरी हुई थी। न जाने अब क्या होने वाला था। पहले तो बच रही थी, अब नया इंसान जाने कौन था और क्या कर डालेगा। काफी लोगों में एक 25 बरस का मर्द गोया हुआ। मुझे ये लड़की पसंद है। उसने मेरी जानिब उंगली उठाई और मेरी मालकिन खुशी खुशी पहलू बदल कर बैठ गई। मैं जानती थी अब वो मेरी मुंह मांगी रकम लेने की कोशिश में थी, जबकि मैं नखवत से सर झटक कर वही बैठे आयतें पढ़ने लगी कि बच जाऊं। इसकी कीमत ज्यादा लूंगी, मालकिन ने दांत नकोसते हुए कहा, और मेरा दिल किया मैं उठकर खुदकशी कर लूं। इतनी जिल्लत भी बर्दाश्त की नहीं जा रही थी। न जाने बाकी लड़कियां ये सब कैसे सह रही थीं, जबकि मुझसे तो देखा तक नहीं जाता था जब औरत को हरासा किया जाता था। मैं कम उम्री में ही यहाँ आकर इतनी अकल और समझदार हो गई थी कि खुद पर हैरत होती थी, लेकिन वक्त और हालात ने सब कुछ बदल दिया था। मुझे मंजूर है, उस शख्स ने कहा तो मालकिन ने अपनी मतलूबा रकम का मुआहदा तय किया, साथ दीगर कई तहरीफ की भी मांग की। मैं उन्हें कहरबार नजरों से देखने लगी, जबकि वो उस शख्स की जानिब ही देख रही थी। उन्हें मेरी नजरों में नफरत और गुस्सा दिखाई नहीं दे सका। ऐसा करता हूँ कि रकम दे देता हूँ, उसने कहा, और सारी रकम जेब से निकालकर वही सामने मेज पर धर दी। मालकिन ने वो पैसे लेकर अपने संदूक में डाल दिए और मुझे उस शख्स के साथ कमरे में भेज दिया। मैं अंदर आते ही वहीं दूर सोफे पर बैठकर दिल ही दिल में दुरूद पढ़ने लग गई। कमरे में खामोशी का राज था। वो आकर बेड पर लेट गया, जबकि मैं दूर बैठी रही। क्या नाम है आपका? काफी देर बाद उसने उठकर बैठते हुए मुझसे सवाल किया। मैं हैरान हुई कि वो मेरा नाम क्यों पूछ रहा था। दानिया। मैंने सर उठाकर एक नजर उसे देखकर नाम बताया और दोबारा से अपना सर झुका लिया। यहाँ कैसे आ गई? उसने फिर से सवाल किया। मैं उलझने लगी, जाने क्यों वो ऐसे अजीबोगरीब सवाल कर रहा था। इससे पहले वाले शख्स ने तो मुझसे ऐसा कुछ न पूछा था। मैं दिल में खुद से सवाल जवाब करने लगी, लेकिन कोई सिरा हाथ न आया। अगवा की गई हूँ, उसके सवालात से मेरे साल कबल पुराने जख्म उधेड़े जा रहे थे। लेकिन गाहक और खरीदार होने के बायस मुझे सच्चाई बताना पड़ी और सारी हकीकत खोलकर उसे बता दी। भागने की कोशिश नहीं की? उसने काफी देर सोचकर पूछा, जैसे वो किसी नतीजे पर पहुंचना चाह रहा था। की थी, लेकिन बदले में पकड़े जाने पर हाथ पैर पर नील और गर्म चिमटे से जिस्म जलाने की सजा मिली। मैंने कहा तो अचानक उसकी निगाह मेरे बाजू पर पड़ी। क्योंकि मैंने कमीज हाफ बाजुओं वाली पहनी हुई थी तो कलाई और बाजू पर जलाए गए निशानात अभी भी मौजूद थे। उसकी नजरों से मुझे इतनी उलझन हुई कि मैंने जॉर्जेट का दुपट्टा लेकर अपने बाजुओं को छुपा दिया। हालांकि जानती थी थोड़ी देर बाद वो मेरी इज्जत की धज्जियां बिखेरने वाला था। ओह, वो सर हिलाकर रह गया और खामोश होकर बैठ गया। आप ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं? उसने दोबारा कुछ न पूछा तो मैंने हैरत से उससे सवाल कर डाला। क्या मतलब? मैं नहीं पूछ सकता? शायद दुरुस्त कहा, किसी से उसकी नौयत के सवालात नहीं पूछने चाहिए। पहले तो उसने हैरत से देखा, फिर खुद ही अखस करके कहते हुए मौजरत करने लगा। यहाँ पर जितने भी मर्द आए थे ये उनसे मुख्तलिफ था।
लोग गलती करके लड़की पर डाल देते थे, जबकि ये पूछकर ही खुद ही माजरत कर रहा था। मुझे बेइंतहा हैरानगी हुई। ऐसी बात नहीं है, यहाँ आने वाला आने की वजह नहीं पूछता, बल्कि अपना मतलब पूरा करने ही आता है। मैंने धीरे धीरे सर झुकाकर कहा, आप बेफिक्र रहे, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, आराम से सुकून से बैठें। उसने मुझे मुतमईन करने की कोशिश की तो मैंने हैरानगी जाहिर की, क्योंकि ये हैरानगी मजीद छुपाने की काबिल ना रही थी। लेकिन बाहर आप पैसे दे चुके हैं, मैंने यकलक पूछा तो वो मुझे सर तपैर तक घूर कर देखने लगा, जैसे उसे मुझसे ऐसे सवाल जवाब करने की तवक्को न थी। क्या आप मुतमईन नहीं हैं कि आपको कोई बचा रहा है? बजाय सवाल जवाब करने के खुदा का शुक्र अदा करें। उसने वहां से उठकर मेरे पास आकर खड़े होकर कहा तो मैं एक नजर उसे देखकर पथरा सी गई। उसकी नजरों में हवस न थी, इज्जत व एहतराम था, जिसे देखकर मेरी आंखों में यकलक आंसुओं की लड़ी जारी हो गई और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये तो है, मैंने सर हिलाकर कहा और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। चलें फिर जाकर नमाज पढ़ें और शुक्राने के नफिल अदा करें। वैसे मेरा नाम सनी है, आप मत कहा करें, सनी कह सकती हैं। उसने कहा और साथ ही अपना नाम भी बताया तो मैंने उसे तशक्कुर आमिज नजरों से देखा और उठकर शुक्राने के नवाफिल अदा करने के लिए चाय नमाज उठा ली। मैं जब तक पढ़ती रही वो मुझे अपनाइयत से देख रहा था। उसके देखने पर मुझे उलझन न हुई थी, हालांकि अगर कोई दूसरा होता तो अब तक मैं गुस्से से चंचलाहट का शिकार हो जाती या दिल ही दिल में मुकाबिल को गालियां देती। उसके इस एहसान पर मैं उसकी बेहद ममनून हुई। सुबह होते ही वो चला गया था, जबकि मैं सुबह से शाम और शाम से रात तक मुस्कुराती ही रही। सब मुझे मशकूक नजरों से देखती रही, लेकिन मुझे किसी की परवाह ही न थी। मैं बस मुतमईन बेपरवाह होकर हर जानिब घूमती फिरती रही। सनी जुमरात के दिन नहीं आया था। मैंने कमरे में लेटने की कोशिश की तो उसकी गैर मौजूदगी दिल में बेचैनी बढ़ा रही थी। मैं जूतियां पहनकर कमरे से बाहर निकल आई और चहलकदमी करने लगी। अभी मैं हॉल में ही थी कि मुझे पायल की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने पायल पहनी हुई हो। मैं चौंक उठी, चूंकि ये कोठा था तो पायल इस्तेमाल करना मामूली सी बात थी, लेकिन रात के पहर कोई भी लड़की नहीं पहनती थी, क्योंकि सभी को एलर्जी होती थी, बस मजबूरी के तहत पहन लेती थी। मैं धीरे धीरे कदम उठाते हुए सबके कमरे के करीब से गुजरकर हर जगह देखा, मगर कोई दिखाई न दिया। मैं हैरत ज़दा सी वहीं खड़ी हो गई। कौन है यहाँ? पायल की छन छन की आवाज तेज हुई तो मैंने डर कर पूछा। न जाने क्यों मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और हाथ पैर भी ठंडे हो रहे थे। बताओ कौन है उधर? मैं थोड़ा आगे होकर चिल्लाई, क्योंकि अब हल्की हल्की सरगोशियों की आवाजें भी आना शुरू हो गई थी। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? अचानक पीछे से एक लड़की आई और मेरा कंधा हिलाया। मैं एकदम उछलकर मुड़ी तो देखा वो मुझसे 2 साल बड़ी लड़की थी, जिसका नाम रानी था। वो मुझे हैरानगी से देख रही थी। पता नहीं, पायल की आवाज आ रही है और सरगोशियों की आवाजें भी आ रही हैं। मैंने हैरत से उसे कहा, जबकि तलाश करना बंद नहीं किया, बल्कि इधर उधर नजरें अभी भी फेर कर देख रही थी। तुम्हारा वहम होगा, रानी ने नाक भूं चढ़ाकर कहा तो मुझे बेहद गुस्सा आया। पायल और सरगोशियों की आवाजें भी बंद हो गई थी। नहीं, मेरा वहम नहीं है, मैंने अपने कानों से सुना है, कोई धीरे धीरे बोल रहा था। मैंने नफी में सर हिलाते हुए रानी को यकीन दिलाने के लिए उसके हाथ पकड़ लिए और अपने चौंकने की सारी रौदात सुनाने लगी। तुम पागल हो गई हो, शाम की गहरे साए में दरख्त के नीचे बैठने का नतीजा है, रानी ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहा और साथ ही मेरे शाम के पहर दरख्त के नीचे बैठ जाने पर जुमला कसा। लेकिन मुझे उसकी बात पर जरा भी यकीन न आया। ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही? मैंने उसका कंधा झंझोड़ दिया। वो मुझे देखकर हंसने लग गई, जिस पर मुझे गुस्सा आया। बात भी कोई करने वाली होना जिस पर यकीन किया जा सके, उसने कहा और वही मालकिन के पलंग पर पांव पसार कर बैठ गई। मैं उसके मुतमईन होने पर गुस्से से देखने लगी। पता नहीं ये कोठा था या फिर भूल भुलैया, जहाँ रोज नया तमाशा हो जाता था। कभी कोई खुदा का बंदा तवाइफजादी को बचा रहा था, उसे छूता तक नहीं था, जबकि दूसरी तरफ वो उधेड़ उम्र का शख्स जिसने हाथ भी नहीं लगाया होश खो बैठता था और खुशो खुर्रम आता जाता रहा था। और अब ये पायल की छनकार और सरगोशियों की आवाजें। मैं अपना सर थामे रानी के पास ही बैठ गई। वो मेरे कंधे पर हाथ थपक कर मुझे दिलासा देने लगी।
हम दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। जब यहाँ मैं आई थी तो सब मुझे जहर लगते थे, जबकि रानी की मोहब्बत और पुरखुलूस आदत ने मुझे उसकी दोस्ती कबूल करने पर मजबूर कर दिया था। क्या कर रही हो तुम दोनों? फिर से भागने का इरादा है क्या? अचानक मालकिन इस तरफ चली आई और हम दोनों को देखकर फनकारी। उनकी कहरबार नजरें मुझ पर ही जमी हुई थीं, जबकि मैं हैरत से रानी को देखने लगी। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो बाहर निकल आई। मैंने सर ना में हिलाते हुए मालकिन को कहा, लेकिन उनकी नजरों में शक बखूबी वाज़ेह तौर पर मैं देख रही थी। उन्हें मुझ पर यकीन नहीं आया था। तुम पर मुझे यकीन नहीं है, मेरे साथ मेरे कमरे में सोने आओ। उन्होंने कहा तो मैं दिल ही दिल में चिढ़ गई। अच्छा, मैं आती हूँ। मैंने ना चाहते हुए भी सर हाँ में हिला दिया। अब जाओ। मालकिन अपने कमरे में चली गई तो मैं बेचारगी से वहीं बैठी थी। रानी ने मुझे ख्यालों से निकालने के लिए मेरा कंधा हिलाया तो मैं उसे देखकर मुंह बनाकर बैठ गई। तुम्हारी वजह से मुझे ये सजा मिल रही है, सारी रात खर्राटों की आवाजें सुनने को मिलेंगी। मैंने नरोठेपन से कहा तो वो हंसने लगी। मालकिन के खर्राटों से उनकी खास मुलाजिमें भी तंग थीं। कोई भी रात को उनके पास नहीं सोती थी और मैं अब इस जुर्म का निशाना बनने वाली थी। जल्दी आओ, मैंने चिटकनी भी चढ़ानी है। मालकिन ने अपने कमरे से झांककर अपनी करख्त आवाज में हुक्म सुनाया तो मैं पांव घसीटते हुए उनके कमरे में चली गई। दूसरे दिन जब सनी आया तो मेरे लिए बेहद हसीन नगीनों से जड़ा मोतियों का लॉकेट लेकर आया था। मैं वो नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे जबरदस्ती लेने पर मजबूर कर दिया था। उसकी इज्जत पर मेरी आंखें अश्कबार हो गईं। कौन हो तुम? वो काफी देर तक बातें करता रहा था। जब खामोश हो गया तो मैंने अचानक हैरत से उसे देखते हुए पूछा तो वो हैरानगी से मुझे देखने लगा। बताना जरूरी है क्या? उसने हंसकर पूछा। मुझे उसकी हंसी में कुछ छुपा हुआ जाहिर होता था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। एक इंसान पैसे देकर कमरे में आ जाता है, लेकिन मुझे हाथ तक नहीं लगाता। मैंने आराम सुकून से अपना दुपट्टा सर पर लपेटा, क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे इशा की नमाज भी पढ़नी थी। इतना मत सोचो, बस शुक्र अदा करो। उसने हंसते हुए हमेशा की तरह बात टालने की कोशिश की, तो मैंने उसे खफकी से देखकर मुंह बनाया। शुक्र तो मैं अदा करती हूँ, लेकिन मैं हकीकत जानना चाहती हूँ। मैं भी हठ धर्मी से अपने सवाल पर डटी रही। मैं नहीं बताऊंगा। उसने ना में सर हिलाया। बता देने में क्या मसला है? मैंने चिढ़कर कहा। मुझे ये पहेली सुलझानी थी। आखिर वो क्यों मेरे पास होकर भी मुझे हाथ नहीं लगाता था? वरना इस उम्र के मर्द तो हवस परस्त ही वाक़या होते थे और कोठे पर आने वालों का तो मकसद ही यही होता था। बहुत बड़ा मसला है, उसने सर झुकाकर कहा। मुझे ताज्जुब हुआ। तुम इतने बड़े घर के लगते हो, तुम्हें क्या मसला हो सकता है? मैंने हैरान होकर कहा तो वह हंसने लग गया, जैसे मेरी बात मजाक में कही गई थी। बड़े घर के होने वालों को मसले नहीं होते क्या? उसने झुका सर उठाया और हैरान होकर मुझसे पूछा। होते हैं, लेकिन तुम यहाँ के लिए ठीक नहीं हो। ये जगह नहीं अच्छी। मैंने साफ कोई से काम लिया, जो हकीकत भी थी। ये कोठा यहाँ आने वालों का नाम खराब कर देता था, जबकि वो नेक इंसान था। जानती थी कि वो ना आया तो मेरी इज्जत मलिया मेट हो सकती थी, लेकिन जब से उसने मेरी इज्जत की हिफाजत शुरू की थी, तब से मुझे उसकी इज्जत की बेहद परवाह होने लगी थी और मैं नहीं चाहती थी कि कोई उस पर उंगली उठाए। यही जगह ठीक है, उसने कहा और आंखें बंद किए गहरी नींद में चला गया। मैं जानती थी वो नींद में नहीं गया, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे सवाल से बचने के लिए ये सोने की अदाकारी कर रहा था। वो अक्सर ही यही करता आ रहा था और मैं ये बखूबी नोट भी कर चुकी थी, लेकिन उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। जब भी कुछ कहा ही नहीं, मैं चुपचाप वहां से उठ गई और नमाज के लिए चाय नमाज पर जाकर खड़ी हो गई। सनी कुछ दिनों के लिए कहीं चला गया था, जबकि जाते हुए मालकिन को भूल गया कि वो मुझे सताए नहीं और उसके पैसे भी देकर गया। उसे गए 2 हफ्ते होने को थे और मैं उसके बिना भटकती ही रहती थी। मुझे हर चीज, हर मंजर बेरंग लग रहा था। इज्जत तो महफूज थी, लेकिन उसे देखने की आदत ही पड़ चुकी थी और ऐसी आदत पड़ी थी कि अब दिल का हर कोना उदास था। मैं किसी से बात नहीं करती थी, हत्ता कि रानी को भी अक्सर नजरअंदाज करने लगी थी। एक दिन अचानक कोठे पर कुछ लोग आए और मालकिन ने मुझे उनके सामने पेश किया। मैं हैरत ज़दा रह गई। मुझे डर सा लगने लगा और खदशात लाहक हो गए कि आने वाले हालात मेरे लिए कयामत बनने वाले हैं। और वही हुआ। वो लोग वापस गए तो मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और बैठने का इशारा किया।
मैं शशोपंच में मुब्तला एक कोने पर टिक गई। मैंने तुम्हें बेच दिया है, आज से वो सनी नहीं आएगा। मालकिन की आवाज थी या फिर पिघला हुआ शीशा। मैं सुनकर एकदम उछलकर खड़ी हो गई। लेकिन क्यों? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कम पैसे दे रहा था और उस जैसे ग्राहकों से मेरा कारोबार नहीं चलता। मालकिन ने नखवत से अकड़ कर कहा। उन्हें कोई परवाह न थी, वो बेहिस खातून थी, बस अपनी मर्जी की मालिक और मफाद परस्ती में सबसे पहले नंबर पर थी। अभी भी वो पैसों को तरजीह दे रही थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने शिकवा किया। मुझे तो उम्मीद भी ना थी कि ये भी हो सकता है। मैं तो सनी के लौट आने की मुंतजिर थी। मैं ये कोठा अब तुम्हारी मर्जी से चलाऊंगी? तुम कौन होती हो मुझे ये सब कहने वाली? उन्होंने गुस्से से चिल्लाकर कहा, जैसे मुझसे वो ऐसे सवालों की तवक्को नहीं कर रही थी और समझ रही थी कि मैं आसानी से मान जाऊंगी। आपने मुझे बेचना ही था तो सनी को बेच देती, वो आपको मुंह मांगी रकम देता। कम अज कम उसका इंतजार तो कर लेती ना। मैंने एक मान से सनी का नाम लिया तो दरवाजे पर खड़ी अंदर की बातें सुनती लड़कियां खीखी करने लगी। मैं किसी के इंतजार में इतने अच्छे गाहक नहीं गंवा सकती थी। लगता है वो तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। मालकिन भी उन लड़कियों के साथ पहले हंसते हुए मेरा मजाक उड़ाती रही। जब दिल खोल कर हंस चुकी तो मुझे तंसिया नजरों से देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो औरत की इज्जत करता है, बाकी मर्दों से काफी मुख्तलिफ है। मैं जानती थी कि मेरा दिल बगावत कर रहा था, लेकिन दिल की बातों पर ध्यान देने के बजाय मैंने सनी की खूबी बयान की। कोठे वालियों की इज्जत कोई मर्द नहीं करता, याद रखना। ऐसे वहमो गुमान भी मत पालो तो बेहतर होगा। मालकिन की तेज नजरों से मेरे जज्बात छुपे न रह सके थे। वो सर तपैर तक मुझे देखकर सब भाप चुकी थीं और अब संजीदगी से मुझे मशवरा दे रही थीं। उनकी नजरों में मुझे अपने लिए तरहम दिखाई दिया, जिसकी मुझे कतई जरूरत न थी। बस जरूरत थी तो इस कोठे में रहने की, जिस पर वो राजी न थी, बल्कि सौदा कर चुकी थी। आप कुछ भी करें, लेकिन मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, मैंने हठधर्मी से कहा और कमरे से बाहर निकलने लगी। तुम्हें जाना पड़ेगा, देखती हूँ कैसे नहीं जाती। मालकिन ने पीछे से आवाज लगाकर कहा। जानती थी वो बात पर राजी न होने पर जबरदस्ती ही की कायल थी, और मैं तो फिर बेबस लाचार सी लड़की थी। वो मुझे जबरदस्ती भेज देंगी और पीछे सनी मेरा मुंतजिर बैठा रह जाएगा। उदास क्यों हो? मैं शाम के पहर दरख्त के नीचे खामोश बैठी सनी के मुतालिक सोचने लगी। कल मुझे मालकिन ने किसी गाहक के हवाले कर देना था और मैं उस पल उस कोठे में बैठकर एक शख्स को सोच रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कब रानी मेरे पास आकर बैठी थी। वो तो होश तब आया जब उसने कंधा हिलाकर पूछा तो मैंने अपनी नम आंखें झुका ली। मैं नहीं चाहती थी वो मेरे आंसू देखकर कुछ सोचकर फैसला अखज़ कर ले। नहीं तो मैंने क्यों उदास होना है भला? मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा तो वो तासुब से सर हिलाने लगी। मैं जानती हूँ तुम उदास हो और वजह वो सनी है। उससे उम्मीदें ना बांधती तो आज यूं रो न रही होती। ये वक्ती लोग होते हैं, उम्मीदें दिलाकर छोड़ जाते हैं। रानी ने बेहिसी से मुझे आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे ये बताने से भी कासिर थी कि वो दरअसल दुनिया की नजर में जिस काम के लिए आता था वो तो करता तक ना था। वो मेरा मुहाफिज था। मैं चुपचाप वहीं बैठी सोचों में गुम रही। कुछ बताकर करती भी क्या, जबकि रानी ने यकीन तो करना ही ना था। वो हंसकर मजाक उड़ाने लग जाती। बेशक दोस्त थी, लेकिन नामुमकिन सी बात पर यकीन ना होने की वजह से मजाक तो उड़ा ही देती, और मैं इस वक्त ये सब नहीं चाह रही थी। लेकिन उसने तो कोई उम्मीद नहीं दिलाई। मैंने बस दो लफ्ज़ी देते हुए बात समेटने की कोशिश की ताकि वो इस मौजू पर बात ही ना करे। उम्मीद ना दिलाई होती तो यूं उदास ना होती। वो बेयकीनी से मुझे देखकर बोली, मैं लोगों के अजाब से बचना चाहती हूँ। ये कोठा ही मेरी सलामती की जाए पनाह है। मैंने आराम से कहा, क्योंकि जानती थी जब तक उसे अपने जहन में चलती बात ना बताऊंगी वो कहीं भी हटने वाली ना थी। लेकिन यहाँ भांत भांत के लोग आते हैं। उसकी नजर में वो दुरुस्त कह रही थी, लेकिन मैं उसे कैसे समझाती कि बात का असल मकसद क्या है और पसे मंजर की कहानी ही कुछ और है। लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, बस बात खत्म। मैंने दो टोक अंदाज में कहा और वहां से उठ खड़ी हुई। शाम के साये गहरे हो रहे थे और मालकिन को यूं बाहर बैठना नागवार गुजरता था। मैं कपड़े झाड़कर शॉल लपेटकर अंदर जाने लगी तो रानी भी उठकर मेरे पीछे पीछे चली आई। उसको समझाना तो बेकार था, लेकिन वो मुझे समझाने से बाज नहीं आ सकती थी। तुम्हें क्यों लगता है कि मालकिन तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगी?
वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई और रास्ता रोक दिया, जैसे वो मेरी उलझन की गुत्थी सुलझाना चाह रही थी। यही तो मसला है, वो मुझे यहाँ से भेज रही हैं, मैं यहीं रहकर भी उन्हें पैसे तो दे रही थी। मैंने अफसोस और दुख से कहा। मेरी आंखों से कई आंसू निकलकर भल भल करते गालों से बहने लग गए, जिन्हें मैंने बेदर्दी से रगड़कर साफ किया। कोठे में सिर्फ ज्यादा पैसा देखा जाता है, इंसान या उसकी औकात नहीं। अभी तुम छोटी हो, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं है। जब समझ आ गई तो खुद ब खुद रजामंद हो जाओगी। उसने मुझे गले लगाते हुए प्यार से समझाने की कोशिश की, तो मैंने आंखों में जमा आंसुओं को अपने गले में उतारा। मैं नहीं चाहती थी कि कमजोर पड़ जाऊं। अगर मैं कमजोर पड़ जाती तो जानती थी मालकिन ने मुझे तशद्दुद से दो चार भी करना था और सख्ती भी करनी शुरू कर देनी थी। मैं रजामंद ही तो नहीं हो सकती, मैंने कर्ब से कहा और रानी को खुद से अलग किया। बहकी बहकी बातें मत करो, जाओ शाबाश सो जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह सवेरे वो लेने आ जाएगा। अपने दो चार कपड़ों के जोड़े भी रख लेना। वो मेरे साथ चलती हुई अंदर आ गई और मुझे हिदायत देने लगी। मैं गायब दिमागी से सर हिलाते हुए अपने कमरे की जानिब पड़ गई। मैं कमरे में आकर काफी देर तलक रोती रही और रोते रोते ही सो गई। दानिया उठो। रात के आखिरी पहर, न जाने कौन सा वक्त था जब किसी ने मेरा कंधा हिलाना शुरू कर दिया। मैं एकदम नींद से उछलकर उठ बैठी और सामने देखा तो रानी खड़ी थी। मैं हैरत से उसके चेहरे को तकने लगी। वो काफी उजलत में लग रही थी। क्या हुआ है, सब ठीक है? मैंने आंखें खोलकर गले में दुपट्टा डाला और धीमी आवाज में उससे पूछा। मुझे लगा कि शायद मालकिन की तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि कई मर्तबा ही उन्हें खांसी का दौरा पड़ जाता था और रुकने का नाम ही नहीं लेता था। इसी परेशानी में सारी लड़कियां उठा दी जाती थीं। हाँ सब ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना है तो भाग जाओ, इससे पहले कि सुबह का सूरज तुलू हो। उसके कहने की देर थी, मेरा दिमाग भग से उड़ गया। रानी मुझे इस कोठे से भगा रही थी, जबकि पहले मैं 2-3 मर्तबा भागी थी, तब उसने मेरी कोई मदद नहीं की थी। और आज वही कह रही थी कि मुझे कोठे से भाग जाना चाहिए, जबकि इस मर्तबा मैं भागना नहीं चाहती थी, बल्कि सनी के लौटने का इंतजार कर रही थी। रात भी इसी उम्मीद पर सोई कि शायद वो सुबह आ जाए। लेकिन कैसे? तुम होश में तो हो? मैंने हैरानगी से दबी दबी आवाज में पूछा, ताकि कोई जाग न जाए। हाँ मैं होश में हूँ। अब तुम्हें जाना है तो जल्दी चादर ओढ़ लो, मैंने तुम्हारा बैग तैयार कर लिया है। यहाँ से निकलोगी तो तुम्हें एक इंसान रोड के नुक्कड़ पर मिलेगा, उसके साथ चली जाना, वो तुम्हें महफूज जगह पर पहुंचा देगा। उसने कहा और सफरी बैग मेरे सामने किया। मैं उसकी इतनी तेज तरारी पर हैरत ज़दा थी। लेकिन वो कौन है? तुम कैसे जानती हो और बात कैसे की है? मुझे हैरानगी हुई। मालकिन तो किसी लड़की को घर से बाहर नहीं जाने देती थी और रानी किसी लड़के से राब्ते में भी नहीं थी। ये बात मुझे हजम न हुई। मैं उसे बेयकीनी से देखने लगी। बस कर ली थी, ज्यादा सवाल जवाब मत करो, वक्त नहीं है। उसने मुझे टोक दिया तो मैं चादर ओढ़कर दबे कदम बाहर चली आई। वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही तुम इतनी मदद किस लिए कर रही हो? कहीं मुझे फंसाना तो नहीं चाह रही? मैंने हैरान होकर रुककर उसे देखा। मुझे क्या जरूरत पड़ी है मुफ्त में मसला खड़ा करने की? फिलहाल तुम भाग जाओ अगर जान बचाना चाहती हो तो, वरना सुबह का इंतजार करो और फिर चली जाना मालकिन के गाहक के साथ और रोती रहना। उसने कहा और साथ ही मुझे दीवार फलांगने को बोली, क्योंकि हम दोनों बैरूनी दरवाजे के करीब आ चुके थे, लेकिन दरवाजा तो बंद था। दीवार के करीब काफी ईंटें रखी हुई थीं। उसने मुझे ईंटों पर चढ़कर दीवार फलांगने को कहा। अच्छा, तो भगोड़ी फिर से भाग रही है। मैंने अभी दीवार पर पैर रखे ही थे कि अचानक पीछे से आवाज आई और मैं डरकर धड़ाम से उल्टी जमीन पर जा गिरी। नहीं, ये भाग नहीं रही। रानी ने मुझे झुककर उठाया और मुझे अपने पीछे छुपाने की कोशिश की। तुम भी गद्दार निकली, उसको भगाने में उसकी मदद कर रही थी। मालकिन ने रानी को बालों से पकड़कर गुस्से से घुमा डाला था। मैं उसको बचाने को आगे बढ़ी तो मालकिन के कहने पर उनकी मुलाजमाओं ने मुझे भी तशद्दुद का निशाना बना डाला। काफी देर तक मार पीट कर उन्होंने हमें अधमवा कर दिया, तो फिर घसीटकर एक कमरे में ले जाकर हमें बंद कर दिया। मुझसे रानी की हालत नहीं देखी जा रही थी, वो तकलीफ में थी। मालकिन ने मेरा साथ देने पर उसे बहुत मारा था। सुबह हुई तो घर में हंगामा छिड़ चुका था। सनी भी सवेरे ही लौट आया और मुझे बेसुध देखकर हैरत ज़दा रह गया। तुमने मुझे याद किया? उसने मरहम पट्टी करके मुझसे पूछा तो मैं मुस्कुराई। हाँ, बहुत ज्यादा, मैंने कहा तो वो मुस्कुरा दिया।
उसके चेहरे पर उदासी का अंसर मुझे दिखाई दिया, लेकिन पूछने की हिम्मत न हुई। ये लोग मुझे बेच चुके हैं। मैंने काफी देर चुप रहने के बाद कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने हैरान होकर कहा, शायद उसे किसी ने अभी तक कुछ नहीं बताया था, लेकिन मालकिन ये कर चुकी हैं। अभी वो लोग मुझे लेने आ जाएंगे। तुम आ गए हो, मुझे बचा लो, वरना ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगी। मैंने फरियाद करना नजरों से देखते हुए उसे कहा तो उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे तसल्ली दी। मैं जाते हुए तुम्हारे पैसे देकर गया था, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो बेयकीनी से बड़बड़ाने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था। हालांकि जाते हुए उसने मुआहदा तय किया था, मुझे किसी और के साथ नहीं रहना और ना ही मजबूर करना है, और वो उसके पैसे देकर गया था। लेकिन मालकिन ने मुझे सताना शुरू कर दिया था और बेच भी डाला। वो भी बेयकीनी में मुब्तला था। मैंने उन्हें रोका था, लेकिन खुदा का शुक्र है तुम आ गए, वरना न जाने वो क्या कुछ कर देती। मैंने उम्मीद से कहा, न जाने मुझे क्यों लगा कि वो मुझे बचा लेगा और मैं इस सब से निजात हासिल कर लूंगी। रुको, मैं जाता हूँ, बात करता हूँ। वो गुस्से से उठ गया तो मैं भी लड़खड़ाती हुई उसके पीछे पीछे चली आई। रानी नींद में गुम थी। उसकी मरहम पट्टी कर दी थी, बस दवाइयों की जेरे असर नींद में थी। आपने दानिया को किसके हाथों बेचा है? वो तनफन करता मालकिन के सामने तनकर खड़ा हो गया। मैंने देखा वो गुस्से में था। ये सवाल तुम पूछने का हक नहीं रखते, मालकिन ने तनफ्फुर से कहा। मैं हक रखता हूँ, क्योंकि यहाँ से जाते हुए मैं इसके पैसे देकर गया था, उसने पुरएतमाद अंदाज में कहा। वो पैसे कल पूरे हो चुके हैं, अब से ये तुम्हारी नहीं, किसी और की अमानत है। उन्होंने मुझे देखकर कहा। मैं सनी के पीछे छुप गई। उसकी जितनी कीमत आपने ली है मैं डबल दूंगा, लेकिन यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। मैंने देखा वो मेरी वजह से एक कोठे के मालकिन के आगे गिड़गिड़ा भी रहा था। मैं अपनी जबान से मुकर नहीं सकती। तुम किसी और को लेना चाहो तो ले जा सकते हो। मालकिन ने बाकी लड़कियों को सामने आने को कहा। वो सबको सनी के सामने पेश कर रही थी। मुझे सिर्फ दानिया को लेकर जाना है, किसी और को नहीं, सनी ने बेलचक अंदाज में कहा। ओए, कौन है तू? ये मेरी मलकियत है, मैं इसके पैसे दे चुका हूँ। अचानक वो गाहक आ गया जिससे मालकिन ने मेरा सौदा किया था। मैं उसे देखकर डर गई। वही जो तुम सोच भी नहीं सकते। खबरदार जो इसके करीब भी आए तो। अचानक देखते ही देखते सबकी चीखें बुलंद होना शुरू हो गईं। मैंने देखा सनी इंसानी रूप से निकलकर एक रोशन और जिनसादे के रूप में बाहर आ गया। मैं भी डरकर उससे दूर हो गई। कौन हो तुम? मालकिन के हाथ में चाय का कप था। सनी को जिनसादे के रूप में बदलता देखकर उनके हाथों से प्याला गिरकर जमीन पोस हो गया। उनके चेहरों पर खौफ और हिरास तारी था। अभी बता देता हूँ। जिनसादे ने रुख पलटकर कुछ मंत्र पढ़कर आंखें घुमाई और पूरे घर में साया सा हो गया और दीवारों पर जिन्नातों के पोस्टर्स दिखाई देने लगे। साथ ही जिन्नात की आवाजें आना शुरू हो गईं। कौन हो तुम? मैंने बेयकीनी से जिनसादे को देखकर कहा। जिनसादा हूँ। तुम्हें याद है जब तुम्हारे पास कोई शख्स आता था तो तुम डर जाती कि तुम अपनी इज्जत खो बैठोगी। मैं फिर उसको करीब आते ही बेहोश कर देता और उसकी याददाश्त खत्म कर देता और वो सब भूल जाता था। तुम हैरान होकर दुआएं करती, शुक्र करती। मैं तो ऐसे ही तुम्हारी मदद करना चाहता था। सनी का रूप मुझे मजबूरन लेना पड़ा, क्योंकि उस शख्स को पता चल गया उस पर जिन्नात हावी थे। वो इधर आना चाहता था और तुम्हें मारना चाहता था। मैंने उसे कत्ल कर दिया और सनी के रूप में आ गया, ताकि तुम भी मुतमईन हो जाओ और ये तुम्हारी मालकिन भी बाज रहे। मैंने रानी के साथ भी अपना भाई जिनसादा भेजा हुआ था। उसे रानी का पायल पहनकर रक्स करना पसंद था। उस रात भी वो पायल पहनकर रक्स कर रही थी, जबकि मैं अपने माँ बाप के पास गया हुआ था। लेकिन तुम्हें भगाने के लिए रानी को बोला कि वो मदद करे। वो कर देती, लेकिन ये मालकिन बड़ी घटिया औरत निकली। जिनसादे ने जब सारी हकीकत बताई तो मैंने सर उठाकर रानी को देखा, जो उठकर वहीं आ गई थी। वो मुझे गले लगाकर रोने लगी। उसने सर हाँ में हिलाया कि यही सच्चाई है। तो मैंने इज्जत से उस जिनसादे को देखा। बस करो ये ड्रामा, दफा हो तुम इधर से, मालकिन ने चिल्ला कर कहा तो जिनसादे को गुस्सा आ गया। उसने घर में एक तूफान सा मचा दिया। सारी लड़कियां भी चिल्लाने लगी। जिनसादे का भाई भी आ गया। उसने मालकिन के गले पर दोनों हाथ रख डाले। इसको तो मैं मारूंगा। जिनसादा सनी ने आगे बढ़कर मालकिन को छुड़ाया और उसके गले पर अपने हाथ रख दिए। उस गाहक को जिनसादे के भाई ने पीट डाला। सब लड़कियां ये देखकर डर चुकी थीं, चिल्लाने लगी थीं। मैं भी ये हौलनाक मंजर देखकर थर थर कांपने लगी। छोड़ो मुझे, रहम करो मुझ पर।
मालकिन ने अपने हाथ पैर मारते हुए खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पा रही थी। तुमने रहम किया था जो तुम पर रहम करूं? जिनजादे ने चीख कर पूछा और मंत्र पढ़कर एक गोल दायरे में बड़ा सा आग का अलाव दहका दिया। पहले मालकिन को तड़पा तड़पा कर उसका गला घोटा, इस हद तक कि वो घुटी घुटी सांसें लेने लगी थी, और फिर उसे उठाकर आग की अलाव में पटक दिया। मालकिन चीखने लगी। फिजा में हौलनाक चीखों ने इर्तियाश पैदा कर दिया था, लेकिन थोड़ी ही देर में मालकिन जलकर राख हो गई और वो गाहक जान बचाकर भाग निकला। मेरी और बाकी लड़कियों की इस कोठे की फहश कामों से मुकम्मल तौर पर जान छूट गई। कोठे को खत्म कर दिया गया। सब लड़कियां अपने अपने घर चली गईं। काफी लड़कियां अगवा होकर ही आई थीं और कुछ के घर वाले न थे। वो वहीं कोठे में रहती रहीं, लेकिन ये धंधा खत्म कर दिया गया, जबकि मैं भी अपने घर आ गई। भाइयों और वालिदैन ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने जिनजादे से जब सारी कहानी सुनी तो जिनजादे का शुक्रिया अदा किया। मैंने भी तहे दिल से जिनजादे का शुक्रिया अदा किया और दोबारा अपनी पढ़ाई का सोचा तो सबने हिम्मत बढ़ाई। जिनजादा मुझे फिर भी मिलने आता था। जब कभी जरूरत पड़ती तो वो मदद भी करता रहता था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।